नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अक्षय। इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है जहां पर जनता के लिए जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून दरअसल हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी न होने या फिर कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ पर मौजूद रहते हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। आज जिस विषय के साथ हम आए हैं वो चेक बाउंस से संबंधित है। चेक बाउंस संबंधित क्या कानूनी प्रावधान है, इसके साथ अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन अगर आपके जहन में चल रही है तो भी आप हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं, जिसका वाजिब जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। विषय एक बार फिर बताते हैं। विषय हमारा आज का चेक बाउंस से संबंधित है। चेक बाउंस संबंधी क्या कानूनी प्रावधान है, इससे जुड़ा अगर कोई सवाल आपके जहन में चल रहा है, कोई उपाय आपको नजर नहीं आ रहा, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपके निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। फोन लाइन्स खुल चुकी हैं और टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमसे सीधा जुड़ सकते हैं, अपना सीधा सवाल हमसे कर सकते हैं। और आज इस विषय पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश पटुहा जी हैं, आप अधिवक्ता हैं दिल्ली हाई कोर्ट, साथ ही सविता नवरिया जी हैं, आप अधिवक्ता हैं दिल्ली हाई कोर्ट की। बहुत स्वागत है आप दोनों का। शुरुआत राजेश पटुहा जी मैं आपसे करना चाहूँगा, चेक बाउंस संबंधी नियम क्या कुछ कहता है, क्या है ये धारा 138? देखिए, जब चेक बाउंस होता है, जो किसी व्यक्ति अगर अपना जो चेक है अगर वो सबमिट कराता है अपने खाते में और वो चेक किसी कारण से अगर बाउंस होके आता है तो उसके बाद जो है नोटिस देना होता है पार्टी को। और अगर नोटिस के बाद भी जो अगर पैसे नहीं मिलते हैं तो आप मुकदमा फाइल कर सकते हैं इसके अंदर। और इसके अलावा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अलावा आप सिविल मुकदमा भी दायर कर सकते हैं और उसके अंदर कोर्ट फीस लगती है। और ये दो कानूनी प्रावधान है चेक बाउंस होने पर। चलिए, बिल्कुल इसके तमाम बारीकियों को हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से स्टेप उठा सकते हैं आप अगर चेक बाउंस संबंधी समस्या से आप ग्रसित होते हैं। सविता जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि चेक बाउंस होने के बाद पीड़ित व्यक्ति को क्या स्टेप उठाने चाहिए? सबसे पहले उसे लीगल नोटिस भेजना चाहिए। ठीक है, लीगल नोटिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जिसने चेक बाउंस किया है उसको ये पता चलता है कि हाँ कि किस वजह से वो चेक बाउंस हुआ है। ठीक है, तो चेक लीगल नोटिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कितने दिनों के भीतर ये प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए? ये 15 दिन का टाइम होता है लीगल नोटिस का। देखिए, मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा, जो चेक बाउंस होता है उसकी जो रिटर्न इंटीमेशन है जो बैंक द्वारा दी जाती है, जिसे रिटर्न मेमो कहा जाता है, और उसकी इंटीमेशन मिलने के बाद जो है 30 दिन के अंदर जो है लीगल नोटिस दिया जाना चाहिए। और जैसे सविता जी ने बताया, जो लीगल नोटिस जो है जो दिया जाता है उसमें 15 दिन का टाइम दिया जाता है कि जो पार्टी है जिसका चेक बाउंस हुआ है वो उसमें जो डिमांड नोटिस होता है कि आपका चेक जो है इस कारण से बाउंस हुआ है और आपको जो है इसमें टाइम दिया जाता है 15 दिन का कि आप इस चेक अमाउंट को आप दे दें, अन्यथा आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जो 15 दिन जब खत्म होते हैं तो आपके पास 1 महीने का टाइम होता है इलाका मजिस्ट्रेट के यहाँ मुकदमा फाइल करने के लिए, कंप्लेंट केस आप फाइल कर सकते हैं उसके अंदर। ये रिटर्न मेमो क्या होता है? रिटर्न मेमो का जो एक लिखित जो इंटीमेशन जो बैंक देता है उसको रिटर्न मेमो कहते हैं। उसमें ये लिखा जाता है कि चेक जो है वो किस कारण से जो है वो बाउंस होके आया है, जिसके अनुसार आप जो है आगे लीगल नोटिस दे सकते हैं और उसके अनुसार जो है आगे आप कार्रवाई कर सकते हैं। चलिए, दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। पूर्ण वर्मा पहले दर्शक हमारे साथ पंजाब से जुड़ गए हैं। पूर्ण जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। सर, एक है ना, मैंने किसी को स्कोर टिकट दिए हुए थे, स्कोर टिकट जैसे होते हैं, खाली चेक दिए हुए थे जी। तो उसका जो काम था वो कंप्लीट हो गया, पर वो चेक उसने नहीं दिए, उसने लगा के चेक लगा के बाउंस करवा दिए जी। राजेश जी। हाँ बिल्कुल, जैसे कि अभी आपने बताया कि जो अभी आपने पक्ष रखा है आपने
कि आपने सिक्योरिटी के चेक दिए थे, अगर आपने जब वो चेक दिए थे उस टाइम पे अगर आपके बीच में कोई करार हुआ है कि जो इस काम के अगेंस्ट में जो है आप एक सिक्योरिटी में चेक दे रहे हैं, तो वो कागज़ उसके अलावा अगर जैसे कि अभी आपने बताया कि उन्होंने बाउंस करा लिए हैं तो आपको लीगल नोटिस भेजा होगा, तो आप उसका रिप्लाई दें। उसके अलावा जो है कि उस व्यक्ति ने आपके साथ धोखाधड़ी करी है, वो चेक आपको दिए नहीं है, तो आपको पुलिस कंप्लेंट भी करनी चाहिए इस बात की। चले, बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि जो आपका सवाल था उसका वाजिब जवाब आप तक ज़रूर पहुंचा होगा। हम अपने दर्शकों से भी अपील कर रहे हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन आपके जहन में चल रही है, कोई रास्ता आपको नज़र नहीं आ रहा, तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर मौजूद हैं आपकी निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। आज जिस विषय के साथ हम आए वो चेक बाउंस संबंधित मामलों से जुड़ा हुआ है। इससे संबंधित क्या कानूनी प्रावधान है और उसके अलावा किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन है तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लगातार दर्शक जुड़ रहे हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जम्मू से ऋषिदेव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषिदेव जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। मैंने अपनी पत्नी के नाम पे एक जमीन खरीदा था जी। उस पर घर बनवा रहा था, तो मुझे कुछ विपक्षी लोग उसमें विरोध करते हैं। किस बात को लेकर आपत्ति है? वो कहते हैं कि इसमें कुछ मेरा हिस्सा आता है, लेकिन मैं कई बार पटवारी से नपवा दिया, लेकिन वो लोग मानते नहीं उसको। राजेश जी, क्या इन्हें उपाय बताएंगे? देखिए, जो ऑब्जेक्शन आ रहा है, आपको सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल करना चाहिए कि ज़मीन आपकी है और कोई इसमें किसी प्रकार कोई ऑब्जेक्शन ना करे। अगर किसी और की अगर कोई ज़मीन है, अगर वो कानूनी अधिकार रखता है, तो वो अगर उसने मुकदमा फाइल करा है तो स्टे है, तो आप अपना काम रोक सकते हैं, अन्यथा आपको जरूरत नहीं है, आप अपना काम रखें, जारी रखें इसके अंदर। चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं जो आपका सवाल था उसका वाजिब जवाब आप तक जरूर पहुंचा होगा। लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फ़ोन लाइन्स भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही हैं। जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमसे सीधा जुड़ सकते हैं, अपना सीधा सवाल कर सकते हैं। और आज का जो हमारा विषय है वो चेक बाउंस संबंधित है। इससे जुड़े क्या कानूनी प्रावधान है, इससे जुड़ा भी अगर कोई प्रश्न आपके जहन में है तो भी आप हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। सविता जी, एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगा, लीगल नोटिस देना कितना ज़रूरी हो जाता है इस एक्ट के अंतर्गत? लीगल नोटिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो बेस बनाता है आपके केस का। अगर आप 138 का केस फाइल कर रहे हैं तो उससे ये पता चलता, आप एक इंटीमेशन दे रहे हैं कि किस वजह से आपका जो केस है, आप दूसरे को बताएंगे कि हाँ, कि आप उसका चेक बाउंस हुआ है, कि आप उसको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो रिप्लाई बताए, आपको बताए कि हाँ, कि किस वजह से वो आपका चेक बाउंस हुआ है। अगर उसका जवाब नहीं आता, डिनाई अगर वो करता है इस चीज के लिए कि नहीं, मेरा कोई इसमें कोई रोल नहीं है इसमें, आप मान लीजिए कि आपका बेस है लीगल नोटिस आपके केस फाइल करने के लिए। बिल्कुल, यानी आपको लगता है कि नोटिस देना बेहद जरूरी है अगर इस तरह के मामले सामने आते हैं, क्योंकि 138 का जो मामला होता है उसके लिए पहले आपको लीगल नोटिस ही देना चाहिए, जिससे आपको पता चलता है कि दूसरे की क्या इंटेंशन है। इससे एक तरह से इंटेंशन पता चलती है। राजेश जी, एक बड़ी चिंता इस बात को लेकर होती है कि देश में जिस तरह से चेक बाउंस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तकरीबन एक आंकड़े के मुताबिक तकरीबन 40 लाख जो केस हैं वो इस तरह के पेंडिंग हैं, और ये कहा जा रहा है इसमें उतनी रकम तकरीबन फंसी हुई है जितनी तकरीबन हाल ही में जो देश में भ्रष्टाचार हुए, या फिर ये कह सकें विदेशों में जितना काला धन जमा है, ये रकम उतनी बड़ी हो सकती है। कहाँ पर दिक्कत होती है, मामले इस तरह से पेंडिंग होते हैं? देखिए, जो चेक बाउंस के जो केसेस हैं, इसमें बेसिकली एक पे ध्यान रखा जाता है, जरूरी नहीं कि किसी का चेक बाउंस हो गया और वो एकदम फटाफट केस फाइल कर दे। उसके अंदर उस व्यक्ति को ये भी बताना पड़ेगा कि उसमें चेक किस वजह से दिया गया था। और जो कानूनी मामले बढ़ रहे हैं, ये जो एक्ट है ये बाकायदा उन लोगों के लिए ही बनाया गया था कि जो लापरवाही के चलते जो चेक इशू करते हैं, उनके बैंक में पैसे नहीं होते हैं और वो किसी को टालने के लिए जो है चेक इशू करते हैं। और उसके बाद अब थोड़ी कोर्ट सख्त हो गई है। कई बार क्या होता था, अभी जैसे कॉलर का कॉल आया था कि सिक्योरिटी चेक्स को जो है मिसयूज किया जाता था। आजकल कोर्ट इन बातों पर भी ध्यान देती है कि आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया, और आपको ये भी बताना पड़ेगा केस के साथ साथ जब केस फाइल करेंगे आप कि आपकी इतनी जो है आपकी हैसियत है इतनी, और ये पैसा कहाँ से आया था। ये सब चीज़ें जो है अब कोर्ट इसके अंदर जो है बड़ा ध्यान देने लग गई है,
और आगे जो है इसमें संभावनाएं हैं ये केसेस काफी कम होंगे। और इसके अलावा जो है कानून में भी प्रावधान है इसके अंदर कि जल्द से जल्द ये जो मुकदमे हैं इनका जो है निपटारा किया जाए। और फास्ट ट्रैक जो कोर्ट हैं वो भी सरकार ने बनाई है इनके अंदर अलग अलग राज्यों में, जिसमें सिर्फ चेक बाउंस के ही केस चलते हैं। चलिए, बिल्कुल और भी बारीकियां हम समझने की कोशिश करेंगे इस मामले से जुड़ी। अमरीश, एक और दर्शक झारखंड के बोकारो से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमरीश जी, बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल कीजिए। जी, मेरा सवाल यह है सर कि अगर कोई व्यक्ति हमें चेक देता है जी, और चेक देने के बाद में वो अकाउंट को क्लोज करा देता है, जब तक मैं ये चाहता हूँ कि हाँ ठीक है 2 महीने का टाइम दिया है कि वो पैसा हमको रिफंड करेगा, और 2 महीने के अंदर में अगर ये चेक बंद कर दिया, अकाउंट क्लोज करा देता है, मैं वैसे पोजीशन में क्या कर सकता हूँ? राजेश पटवा जी। इस केस में भी चेक बाउंस का आप केस फाइल कर सकते हैं। ये भी चेक बाउंस की कैटेगरी में आता है, ऑफेंस की कैटेगरी में आता है। जैसे चेक बाउंस का जो ऑफेंस होता है जिसके लिए जो प्रोसीजर होता है वो सेम चलेगा इसमें। अकाउंट क्लोज भी एक वजह है 138 एक्ट में मुकदमा डालने के लिए। आप इसमें जो है नोटिस दें और अगर पैसा नहीं आता है तो आप इसके अंदर 138 का मुकदमा। प्रोसेस वही पूरा अपनाना होगा जैसा कि हाँ। चेक बाउंस मामलों में होता है। बिल्कुल जी। चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं अमरीश जी आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। हम अपने दर्शकों से भी बार बार अपील कर रहे हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन आपके जहन में चल रही है तो आप हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। फोन लाइन्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं और जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और समाधान पा सकते हैं। ये पूरे प्रोसेस की बात की जाए तो टाइम लिमिट क्या कितनी होती है, मिनिमम और मैक्सिमम? देखिए, अभी जैसा मैंने अभी आपको बताया, इस कानून में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है इसके अंदर कानून में प्रावधान है बाकायदा कि जो इस तरह के जो मामले हैं चेक बाउंस के वो 6 महीने में निपटने चाहिए। मगर न्यायपालिका में जजिस की कमी के चलते ये नहीं हो पाता है, मामले काफ़ी लंबित रहते हैं। मगर राज्य सरकार ने और जो सरकार है हमारी वो फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है आगे बना रही है और उसमें मुकदमे चल रहे हैं, तो जल्द से जल्द निपटारा होने की इनके अंदर संभावनाएं हैं और एक्ट के अंदर 6 महीने का टाइम दिया गया बाकायदा। चलिए, रमेश जी एक और दर्शक हमारे साथ हिमाचल के सोलन से जुड़ गए हैं। रमेश जी, बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए। सर नमस्कार। सर नमस्कार। मैं सोलन हिमाचल प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी, सवाल कीजिए रमेश जी। हाँ, मेरी मदर और 5 बहनें हैं जी, और उनकी जो जमीन है, उनका हमारे मामा कोई नहीं है, और हमारी उनकी जो जमीन है वो एक मेरी जो मासी है उसको उनको दे दी गई आज से 15 साल पहले। तो अब वो जो मासी है वहां पर मेरी मदर और का आना जाना बंद हो गया है और मेरी मदर और को कमिट किया गया था कि 2 बिस्वा जगह मकान बनाने के लिए जगह आपको दी जाएगी, लेकिन वो अभी तक नहीं दे रही है। और अब क्या इसमें लीगल हम कर सकते हैं? लिखा पढ़त में ये सब है आपके पास? हाँ जी, इसकी लिखा पढ़ी में है कि जो आपने कहा कि वादा किया गया था कि 2 बिस्वा जमीन दी जाएगी? नहीं सर, लिखा पढ़ी कोई नहीं है। ये वर्बली हुआ था कि 2 बिस्वा जमीन दी जाएगी, लेकिन उसमें एक टेक्निकल पॉइंट और है सर जी कि एक मासी जो है, मेरी सबसे जो बड़ी मासी है, उसकी जगह कोई और लेडी को खड़ा किया गया था। उस समय जो है फोटो नहीं होती थी रजिस्ट्री के टाइम में। राजेश जी, क्या उपाय ने बताएंगे? हाँ बिल्कुल, देखिए जैसा मुझे लग रहा है अगर लिखित पढ़त नहीं है और इसके अलावा ये शायद एक मिसरिप्रेजेंटेशन का मामला भी बता रहे हैं, इनकी मौसी नहीं थी, तो आप क्रिमिनल कंप्लेंट जो है आप दे सकते हैं जिसमें कार्रवाई होगी। उसके अलावा आप कंप्लेंट केस फाइल कर सकते हैं। और देखिए, आपको जो ये जमीन संबंधित जो अभी मामला बताया है इसके अंदर लिखित पढ़त देखना बड़ा जरूरी है। कई बार ओरल कॉन्ट्रैक्ट में भी जो है और वर्बल जो आप बता रहे हैं कि एक एग्रीमेंट टाइप हुआ था, जो इस पर भी मुकदमा फाइल किया जाता है। इसकी बारीकियां देखनी पड़ेंगी। इसमें जो है आपके पास जो संबंधित कागजात हैं, आप नीचे जो नंबर आ रहा है और जो एड्रेस आ रहा है उस पर आप भेज सकते हैं। चले, बिल्कुल रमेश जी, आपसे उम्मीद करते हैं कि जो रास्ता कानूनन निकल सकता है वो राजेश जी ने आपको बताया है, और साथ ही आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स इस पूरे मामले से संबंधित हैं, अगर उसकी एक कॉपी आप हम तक पहुंचा देंगे तो उसका निरीक्षण करने के बाद क्या बेहतर विकल्प आपके लिए हो सकता है उसका जवाब हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। क्या 2 बार नोटिस सविता दिया जा सकता है इन मामलों? जी नहीं, लीगल नोटिस एक ही बार दिया जाता है।
और इसमें जो है लीगल नोटिस देने के बाद जो है इसमें आपको ये कानूनी प्रक्रिया है। अगर 15 दिन में पैसे आ जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो उसके बाद 15 दिन के बाद जब टाइम खत्म होता है तो 16वें दिन से पूरे 1 महीने का टाइम होता है। और मैं आपको यहाँ बता दूं कि जिस दिन वो 15 दिन खत्म होते हैं, अगर वो महीना 28 दिन का है, 29 दिन का है, 31 दिन का है, 30 दिन का है, तो वो महीना उन दिनों के हिसाब से काउंट किए जाएंगे। अगर फरवरी महीने में अगर 15 दिन पूरे हो रहे हैं, 16वां दिन से आप पूरे 28 दिन काउंट करेंगे, नहीं तो इसके अंदर टेक्निकल डिफेक्ट आ जाएगा। इन बातों का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको इसके अंदर। चलिए, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी सवाल ले लेते हैं। जम्मू से सीताराम जी हमारे साथ हैं। सीताराम जी, बहुत स्वागत है, सवाल कीजिए। आप कहते हैं कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। सर, मैं और मेरा परिवार जी 6 साल से परेशान है। मेरी बात तक पहुंची थी, कोर्ट में है, वकील टेस्टिंग होने देते। मैं कहता हूँ कि मेरी बात मोदी साहब तक पहुंचे कि इतना जुर्म क्यों हो रहा है सर। सर, जो आपके पीछे बैठे हैं वो भी मेरा फोन नहीं मिलाते हैं। मैं फिर गलत अपना नाम बताता हूँ, जगह का नाम गलत बोलना पड़ता है, क्योंकि आप सीताराम जी, इससे पहले भी आपने कई बार कॉल किया है, आपको कई बार उससे संबंधित उपाय भी बताए गए हैं कि आप वो प्रोसेस अगर अपनाते हैं तो आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। और अब तो सीधे अपनी कंप्लेन करने के लिए बाकायदा वेबसाइट्स भी हैं, उसके माध्यम से भी आप अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं। और कानूनन जो बात है, कानूनन रास्ता आपको बताया जा चुका है और आपसे हमने अपील भी की थी कि आपका जो विवाद है उससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स अगर आप हम तक पहुंचाएंगे तो हम आपको बेहतर तरीके से उसका क्या उपचार हो सकता है ये हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इसके अंदर जी कि इनको जो है ये पहले भी कॉल आ चुके हैं, 2-3 बार कर चुके हैं, इनको बताया जा। फिर भी मैं दोहरा देता हूँ कि जो कंप्लेंट है, जो इनको शिकायत है संबंधित विभाग में, उसके ऊपर जो है वहाँ पर और कंसर्न पुलिस स्टेशन में और आला अफसरान को ये दें। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो कोर्ट की शरण ले सकते हैं, वहाँ इनको कंप्लेंट केस फाइल करना पड़ेगा। अन्यथा सिर्फ कॉल करने से बात नहीं बनती है, आपको यहाँ जागरूकता की जरूरत है और आपको आगे बढ़ के आना पड़ेगा और ये सारी कार्रवाई करनी पड़ेगी आपको। बिल्कुल। और जैसा अभी इन दर्शक ने बताया भी था कि इससे पहले भी कॉल की थी, उपाय हम लोगों ने बताए थे कि आप क्या प्रोसेस अपना सकते हैं, लेकिन घर बैठे अगर आप चाहते हैं कि आपको कानूनी सुविधा प्राप्त हो जाएगी तो ऐसा मुमकिन नहीं है। आपको खुद आगे इसमें बढ़ना होगा बिल्कुल, और कदम उठाने होंगे, तब आप उम्मीद कीजिए कि कानूनी सहायता आप तक पहुंचेगी। बिल्कुल। फिलहाल अपने दर्शकों से भी हम अपील कर रहे हैं कि जिस वक्त आप हमें कॉल करते हैं अपने टेलीविजन का वॉल्यूम आप पूरी तरह से बंद रखें ताकि आप अपनी आवाज़ को बेहतर तरीके से उठा सकें। आज का जो हमारा विषय है वो चेक बाउंस संबंधी है। इसके अतिरिक्त अगर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन है तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। फ़ोन नंबर्स लगातार आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर हैं। सविता जी, तमाम बारीकियों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि चेक बाउंस अगर हो जाता है तो पहला स्टेप किस तरह से उठना चाहिए, क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए। क्षेत्राधिकार के बारे में भी जानना ज़रूरी है कि केस को फाइल करने के लिए किस तरह से मतलब क्षेत्राधिकार तय होता है, उसकी प्रक्रिया क्या होती है। ये कंप्लेनेंट जहाँ अपना बैंक अकाउंट मेंटेन करता है, ठीक है, और वहाँ उसका क्षेत्राधिकार होता है, वहाँ पे वो अपना केस फाइल कर सकता है, ठीक है। और मान लीजिए दिल्ली से किसी ने चेक इशू किया और जिससे चेक इशू किया गया वो उत्तराखंड का रहने वाला है, तो केस फाइल करने के लिए उसे दिल्ली आना पड़ेगा। कहाँ अपना बैंक अकाउंट मेंटेन करता है, लेन देन कहाँ पर करता है, वो उसका क्षेत्राधिकार हो जाएगा। यहाँ पर मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, जो कंप्लेनेंट है, जिसको चेक दिया गया है, जिसके नाम का वो चेक है, जहाँ उसका बैंक का खाता है, जहाँ उस चेक को जो प्रेजेंट कर रहा है वो, और उसको जहाँ वो उस खाते को अपने को मेंटेन करता है, जहाँ से वो लेन देन करता है उस खाते की, तो वहीं से जो है क्षेत्राधिकार होगा। मोटी सी बात ये है, जहाँ कंप्लेनेंट का बैंक है वहीं ये क्षेत्राधिकार होगा, इसके अलावा कोई नहीं होगा। ठीक है। वहीं इंडिविजुअल चेक और कंपनी चेक के बारे में भी जानना बेहद ज़रूरी है। इसमें क्या समानताएं होती हैं या फिर क्या डिफरेंसेस होते हैं? इसमें इंडिविजुअल चेक मतलब आप एक व्यक्ति को चेक दे रहे हैं, ठीक है, और कंपनी का चेक अगर वो बाउंस हो जाता है तो आप कंपनी के जो भी इंचार्ज है उसके खिलाफ आप केस करेंगे, उसके डायरेक्टर के खिलाफ केस करेंगे। इंडिविजुअल केस में जैसे राम ने शाम को केस दिया तो शाम पे केस करेगा, वो इतना अंतर होता है इसमें, यही अंतर है। जी राजेश जी, लेकिन एक सवाल और भी उठता है कि क्या सेम तरीके से कागजी कार्रवाई होती है जैसा कंपनी चेक और इंडिविजुअल चेक की बात हम कर रहे हैं? थोड़ा सा हमें यहाँ ये ध्यान रखना पड़ेगा, जो जब चेक बाउंस होता है, किसी इंडिविजुअल ने अगर चेक जो दिया है तो सिर्फ इंडिविजुअल को नोटिस जाएगा और उसके खिलाफ मुकदमा होगा, जैसे सविता जी ने बताया। अगर कंपनी का चेक बाउंस होता है
तो जब चेक बाउंस होगा तो कंपनी का जो डे टू डे अफेयर का जो इंचार्ज है, जो उसके डायरेक्टर्स हैं, उन सबको नोटिस देना बड़ा जरूरी है इसके अंदर, और तभी उनके खिलाफ जो है आगे अगर पैसे अगर नहीं आते हैं 15 दिन के अंदर, तो जो कंप्लेंट केस जो फाइल किया जाएगा तो वो भी जो है कंपनी के डायरेक्टर्स को या जो उसके इंचार्ज हैं, जो ऑथराइज्ड सिग्नेटरी हैं, उन सबको पार्टी बना के जो है मुकदमा फाइल किया जाना चाहिए इसके अंदर। ये चेक बाउंस से संबंधित मामले क्या आपराधिक श्रेणी में आ सकते हैं? ये क्वासी क्रिमिनल केस उस कैटेगरी में आते हैं कुछ केसेस में। जी बिल्कुल, क्वासी- ये जैसे जी। जैसे कि इसके अंदर क्या होता है कि ये बेलेबल ऑफेंस है, और इसमें जो सजा है अगर होती है तो वो 2 साल तक की सजा का प्रावधान है इसके अंदर, और जो चेक अमाउंट है उसके डबल अमाउंट तक के जुर्माने का जो इसके अंदर प्रावधान है, या दोनों का प्रावधान है। तो क्वासी क्रिमिनल ये बड़ा सेम ही सा रहता है इसके अंदर, मगर इसमें क्या है कि थोड़ा जल्दी मामले निपटते हैं, और बड़ा ध्यान देना चाहिए हमें इसके अंदर कि इसमें जो टाइम है उसका एक समय सीमा है, उसके अनुसार चलना चाहिए। इसके जो चेक की जो वैलिडिटी है वो 3 महीने की है, 3 महीने के अंदर आपको उसको प्रेजेंट करना है, 15 दिन का नोटिस में टाइम देना है आपने उनको इंटीमेशन के बाद, और उसके बाद 1 महीने का टाइम है, उसके अंदर जो है आपको ये मुकदमा फाइल करना है। इन सब बातों का बड़ा ध्यान रखना चाहिए इसके अंदर हमें। चलिए, बिल्कुल। एक चलते चलते सवाल का जवाब और आपसे जानना चाहूँगा। दरअसल एक बड़ी भ्रांति भी होती है लोगों के बीच में कि अगर एक बार चेक बाउंस हो जाता है तभी कंप्लेंट करना ज़रूरी हो जाता है, या फिर 2-3 बार या कम से कम 2 बार चेक बाउंस हो जाए फिर कंप्लेंट करनी चाहिए। जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इसके अंदर जो है यहाँ मैं फिर आपके माध्यम से बताना चाहूँगा दर्शकों को, जरूरी नहीं है कि चेक को 2-3 बार आपने बाउंस कराना है। एक बार भी चेक अगर बाउंस हो गया है तो आप जो है जिसने आपको चेक इशू करा उनकी बातों में ना है ज़्यादा, आप उनको जो अपना कानूनी प्रक्रिया है वो आप शुरू करें। इंटीमेशन के बाद जो है आप उसको कानूनी तरीके से आप उसको लीगल नोटिस दें। अगर पैसे नहीं देता है 15 दिन के बाद तो आप उसके अंदर क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, और इसमें आपको जो है कानूनी प्रक्रिया अपनानी चाहिए इसके अंदर आपको। चलिए, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया राजेश जी, आपका भी, सविता जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, और जो तमाम कॉलर्स हमारे साथ जुड़े थे उनके सवालों का जवाब आपने दिया। दरअसल एक बड़ा तबका इंसाफ की दहलीज से इसलिए दूर रह जाता है क्योंकि जानकारियों का अभाव होता है, और इसी अभाव को दूर करने के मकसद से हम रोज़ यहाँ पर मौजूद रहते हैं एक विषय के साथ। फिलहाल आज हमारी खास पेशकश में इतना ही, लेकिन APN न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।